हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं चैप्टर कंपनी मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हु मे कॉल सच मीटिंग्स, कि कौन कौन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को बुला सकता है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग किस केस में बुलाई जाती है? उस केस में बुलाई जाती है जब कंपनी इतने टाइम तक यानी नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग का वेट नहीं कर सकती है, उनको कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, तब बुलाई जाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन कौन बुला सकता है? ये बुलाई जा सकती है बाय द डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा, और बाय द डायरेक्टर्स ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर डायरेक्टर बुला सकते हैं, और रिक्विजिशन खुद बुला सकते हैं यानी जो मेंबर्स हैं वो खुद बुला सकते हैं, या फिर बाय द नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल, या फिर जो नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल है यानी जो NCLT है वो बुला सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है बाय द डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स हैं वो जब इनको बुलाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को बुलाएंगे, तो ये कंपनी के आर्टिकल्स में ऑथराइज्ड होना चाहिए कि जो डायरेक्टर्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। इसका एक रेजोल्यूशन पास करने के बाद अकॉर्डिंग टू रूल 48 ऑफ टेबल ए, द बोर्ड में वेन एवर इट थिंक्स फिट, जब भी बोर्ड को सही लगता है, जब उसको उस मीटिंग को बुलाने की ज़रूरत पड़ती है, वो उस मीटिंग को बुला सकता है। और ये जो मीटिंग डायरेक्टर्स के द्वारा बुलाई जाएगी, ये तब बुलाई जाएगी जब उनको वो लोग वेट नहीं कर सकते नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक का, उनको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं तब। इन केस एनी सच मीटिंग्स इज कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स, इन केस अगर इस तरह की मीटिंग डायरेक्टर्स बुलाते हैं तो उनको 21 दिन पहले ही नोटिस देना होगा इस मीटिंग के लिए, और इट इज़ नेसेसरी टू स्टेट द पर्पस फॉर विच द मीटिंग इज़ बीन कॉल्ड, और उनको ये भी बताना होगा कि किस पर्पस से ये मीटिंग बुलाई जा रही है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस मीटिंग का। और इस मीटिंग का जो भी टाइम होगा या जो भी प्लेस होगा वो भी बताया जाएगा मेंबर्स को कि कब मीटिंग रखी गई है, किस टाइम पर रखी गई है और किस प्लेस पर ये मीटिंग रखी गई है। और इसके बाद जो 21 दिन का नोटिस दिया जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए, उस नोटिस को उन मेंबर्स को एक्सेप्ट भी करना होगा। और अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है और जो डायरेक्टर्स हैं वो ये चाहते हैं कि वो 21 दिन से पहले इस मीटिंग को रख लें, तब कुछ सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं यानी मेंबर्स की मंजूरी भी ली जाती है। तो उस केस में किन सर्कमस्टांसेस पर 21 दिन से पहले बुलाई जाएगी मीटिंग को? तो पहला है व्हेन द मेंबर्स ऑफ द कंपनी विद शेयर कैपिटल हु आर इंटाइटल्ड टू वोट एंड होल्ड 95% ऑफ द कंपनीज कैपिटल एग्रीड एट अ मीटिंग इज टू बी कॉल्ड, यानी कि मेंबर्स जो हैं कंपनी के, जिन कंपनी की शेयर कैपिटल है, उन कंपनी के मेंबर्स के पास वोट देने का राइट है और 95% कंपनी के कैपिटल का हिस्सा है, तो वो लोग अगर एग्री कर जाते हैं मीटिंग बुलाने के लिए तो मीटिंग बुलाई जा सकती है 21 दिन पहले। और सेकेंड पॉइंट, व्हेन 95% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल एग्री टू होल्ड सच मीटिंग्स, यानी 95% जो मेंबर्स हैं उस कंपनी के जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है, अगर वो राज़ी हो जाते हैं कि हाँ मीटिंग बुलाई जा सकती है, तो मीटिंग को हेल्ड किया जाएगा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर सेकेंड पॉइंट है बाय द डायरेक्टर्स ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स। अब मेंबर्स की रिक्विजिशन पर डायरेक्टर्स बुलाते हैं। अब इन केस अगर जो डायरेक्टर्स हैं वो जनरल मीटिंग नहीं बुलाते हैं, जैसे कि कंपनी लॉ में ये प्रोविज़न है कि जनरल मीटिंग बुलाना ज़रूरी है, अगर वो नहीं बुलाते हैं तो जो मेंबर्स हैं वो बुलवा सकते हैं मीटिंग, वो एक रिक्वेस्ट दे सकते हैं डायरेक्टर्स को। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है मेंबर्स तब बुलाएंगे जब इन केस जो कंपनी के शेयर कैपिटल है, जिसके पास शेयर कैपिटल है, और वो मेंबर्स जिन्होंने 10% कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल का होल्ड करके रख रखा है और उनके पास वोटिंग राइट है, अगर ये लोग बोलते हैं तब डायरेक्टर्स बुलाएंगे जनरल मीटिंग को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और इन केस जो कंपनी है डज नॉट हैव एनी शेयर कैपिटल, जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, और 10% ऑफ द मेंबर्स हु हैव द राइट टू वोट, और जिनके पास जो 10% मेंबर्स हैं उनके पास राइट है वोट करने का, अगर ये लोग कहते हैं तब डायरेक्टर्स मीटिंग को बुलाएंगे। और व्हेन 2 और मोर देन 2 persons आर द जॉइंट ओनर्स ऑफ द शेयर्स, अगर जॉइंट ओनर्स हैं शेयर्स के यानी जॉइंट होल्डर्स हैं शेयर होल्डर्स, तो अगर किसी एक पर्सन ने भी कह दिया या मोर देन वन
ने भी कह दिया तब भी ये माना जाएगा कि सारे पर्सन जितने भी जॉइंट होल्डर्स हैं उन सबकी कंसेंट है कि मीटिंग बुलाई जाए, तब भी जो डायरेक्टर्स हैं उनको मीटिंग बुलानी पड़ेगी। जब ये सारी अबव मेंशन जो कंडीशंस हैं ये सेटिस्फाई हो जाती हैं तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको ये मीटिंग बुलानी पड़ेगी, मैंडेटरी हो जाता है उनके लिए कि मीटिंग्स को बुलाना पड़ेगा। तो द रिक्वेजिशन नोटिस मस्ट स्टेट द इश्यूज़। अब जो रिक्वेजिशन नोटिस आएगा किनके पास, डायरेक्टर्स के पास आएगा, उसमें ये ज़रूर लिखा होना चाहिए कि किस पर मतलब कौन सी डिस्कशन करनी है उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। और जो भी द डिमांड नोटिस मस्ट बी एट द सिग्नेचर्स ऑफ द मेंबर्स मेकिंग सच डिमांड्स। उस डिमांड नोटिस में भी उन पर्सन्स के, उन मेंबर्स के साइन होंगे जो ये मीटिंग बुलवाना चाहते हैं और जो एग्री करते हैं इस मीटिंग को बुलवाने के लिए। एंड द नोटिस मस्ट बी डिलीवर टू द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस। और ये जो नोटिस है बाद में कहाँ जाएगा, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। आफ्टर अ वैलिड रिक्वेजिशन, जब वैलिड रिक्वेजिशन बन जाता है, हो जाता है कि हाँ ये एक रिक्वेजिशन यानी ये जो रिक्वेस्ट है वो वैलिड है फॉर सच मीटिंग, तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसको ये प्रोसीजर स्टार्ट कर देना चाहिए मीटिंग बुलाने का विद इन 21 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेजिशन। जब उनको रिक्वेस्ट आई थी उस रिक्वेस्ट के बेसिस पर 21 दिनों के अंदर अंदर उनको ये प्रोसीजर क्या करने पड़ेगा, स्टार्ट कर देना पड़ेगा। एंड द मीटिंग्स शुड एक्चुअली बी हेल्ड विद इन 45 डेज, और मीटिंग्स 45 डेज के अंदर अंदर हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द रिक्वेजिशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 100। इस सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग 45 डेज के अंदर अंदर मीटिंग भी हेल्ड हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेजिशन, जब रिक्वेस्ट आई थी उसके बाद है बाय द रिक्वेजनिस्ट देमसेल्व्स। अगर कभी डायरेक्टर्स फेल हो जाते हैं, वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नहीं बुलाते हैं, तब जो रिक्वेजनिस्ट हैं यानी जो मेंबर्स हैं वो खुद से ही मीटिंग बुला लेंगे। अगर उन्होंने 3 महीने पहले ही दे दी थी, रिक्वेस्ट दे दी थी, रिक्वेस्ट डिपॉजिट करा दी थी रजिस्टर्ड ऑफिस में, लेकिन तब भी डायरेक्टर्स ने नहीं बुलाई, 3 महीने हो चुके हैं उस बात को, तब जो मीटिंग है वो कौन बुला सकते हैं, खुद मेंबर्स बुला सकते हैं। और ये मीटिंग वैसे ही मानी जाएगी जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाते हैं, सेम सारा वही प्रोसीजर होगा। और जो भी एक्सपेंसेस होंगे उस मीटिंग के वो सारे उन बोर्ड को देने पड़ेंगे, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुकाने पड़ेंगे। उसके बाद है बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मीटिंग बुलाती है अनदर देन एन एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। अब ये जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है ये कभी भी मीटिंग बुला सकती है एज दे रिक्वायर, जब उनको ज़रूरत पड़ती है या जब वो सही समझते हैं। और इस मीटिंग में द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी डायरेक्टर, या तो अपने खुद के काम के लिए बुला सकती है या किसी डायरेक्टर, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने एप्लीकेशन भेजी है या किसी मेंबर ने एप्लीकेशन भेजी है हु विड इंटाइटल टू वोट, और जिसके पास मेन बात यह है कि राइट है वोट करने का, अगर उन्होंने एप्लीकेशन भेजी है तब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बुलाती है। ऑर्डर अ मीटिंग ऑफ द कंपनी टू बी हेल्ड इन सच अ मैनर, इस मैनर में बुलाती है जैसे ट्रिब्यूनल को ठीक लगता है, और गिव सच डायरेक्शंस, इस तरह की भी डायरेक्शन देती है कि उनको किस बारे में वहाँ पर मीटिंग करनी है। और ये जो मीटिंग बुलाई जाती है, अब अगर इस मीटिंग में सिर्फ 1% भी प्रेजेंट होगा या प्रॉक्सी भी प्रेजेंट होगा तब भी ये मीटिंग हेल्ड की जाएगी, वो दोबारा से नहीं रोकी जाएगी, ठीक है। तो आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।